बिहार में 7th फेज की बहाली 2 शिक्षा मंत्रियों के बीच में फंसी हुई है। और ये 2 शिक्षा मंत्री कौन हैं और मैं 2 शिक्षा मंत्रियों क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि एक वर्तमान शिक्षा मंत्री हैं और दूसरे वर्तमान वित्त मंत्री हैं, फाइनेंस मिनिस्ट्री जिनके हाथों में है। एक चौधरी जी हैं जो इसके पहले शिक्षा मंत्री थे। ये वीडियो खास होने वाला है आपके लिए। इस वीडियो में मैं कुछ अलग आपके सामने बातें रखना जा रहा हूं, जो दरअसल बहाली के बीच में रोड़ा कैसे उत्पन्न हो रहा है। जब बीजेपी के नेता, आई थिंक वो संजय जायसवाल जी, उनके द्वारा जब सदन नहीं चलाने की बात की गई तो वर्तमान सरकार बखुला गई, है ना। मतलब वर्तमान सरकार के अंदर बेचैनी उत्पन्न हुई और माननीय नीतीश कुमार ने एक बैठक बुलाया। बैठक में शिक्षा मंत्री, अपर सचिव और वित्त मंत्री को बुलाया गया। ध्यान दीजिएगा, वित्त मंत्री जो शिक्षा मंत्री रह चुके हैं उनको भी बुलाया गया। अगर सिर्फ शिक्षा पे बात होने वाली थी तो वित्त मंत्री को बुलाने का लॉजिक क्या था? आपके दिमाग में चल रहा होगा कि शायद वो इसके पहले शिक्षा मंत्री हैं इस वजह से बुलाया गया, या फिर पैसे की किल्लत होगी इसके लिए बुलाया गया होगा कि जो 7th फेज की बहाली होने वाली है उसके जो पैसे आवंटन होंगे वो कहाँ से आएगा, तो वित्त मंत्री का होना जरूरी है। अगर ऐसा आप सोच रहे हैं तो गलत नहीं सोच रहे हैं। दरअसल मुख्यमंत्री के प्रेजेंटेशन में, आई थिंक ये मेरे अपने विचार हैं, फिर कह रहा हूँ क्योंकि इस पर क्लेम नहीं किए जा सकते, क्योंकि ऑब्वियसली बात को मैं गारंटी तो नहीं बोल सकता। तो माननीय नीतीश कुमार ने कहा कि विपक्ष पार्टी को हम ऐसा मौका न दें जिससे कि बहाली पे उनके द्वारा कोई स्टेटमेंट दिए जाएं और बहाली के नाम पे उन्हें कुछ कहने का मौका मिले। और इसके लिए माननीय नीतीश कुमार ने कहा कि बहाली की जो प्रोसेस है उसको अब शुरू किया जाए, जो भी प्रॉब्लम हो रही है उसको ख़त्म किया जाए और बहाली को शुरू किया जाए। और ये बात जब माननीय वित्त मंत्री के कानों में गूंजी कि आखिर ये सब क्यों हो रहा है बहाली को लेकर के, तो आई थिंक वित्त मंत्री का रोना चालू हो गया है कि हमारे पास बजट नहीं है। एक बार फिर आपके बहाली के बीच में 2 शिक्षा मंत्री का खेल चालू है जिसमें पैसे का रोना फिर आया है। और ये वित्त मंत्री जो हैं विजय कुमार चौधरी जी, इनके पास पैसे नहीं है। ये कल के माननीय नीतीश कुमार के बैठक में भी ये बातें शायद वो बोले होंगे, मैं शायद कह रहा हूं, मेरे अपने विचार हैं। अब इस वजह से भी कल का जो इन लोगों का स्पेशल बैठक था माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ, उसमें भी ये लोग राजनीति दांवपेच खेलने का कोशिश किए हैं एटलीस्ट। हालांकि माननीय नीतीश कुमार ने कहा है कि आप जो कुछ भी करना चाहें आप कीजिए और इसको आप देखिए, लेकिन शिक्षा मंत्री के रहने के बावजूद वित्त मंत्री ने ये बात कहा। जहां तक अपर मुख्य सचिव की बात है तो वो क्या कह सकते हैं, उनके पास एक ही जवाब था कि आप जो ऑर्डर हमें दीजिए हम उसको फॉलो करेंगे। और जब वित्त मंत्री बाहर निकले उसके बाद जो उनके स्टेटमेंट न्यूज़ 18 पे आए, आप उसे जरूर सुनिएगा। सीएम आवास में जो बैठक हुई, बैठक में निकलने के बाद वित्त मंत्री का जो जवाब सवाल हुआ, जो न्यूज़ 18 पे दिखाया भी गया और मीडिया कर्मी भी बहुत सारे हैं जिन्होंने इस चीज़ को दिखाया है, तो ये पैसे का रोना समझ रहे हैं। तो अब 7th फेज बहाली में जैसे कि आप लोग क्या कहते हैं, तुरंत आते हैं और कहते हैं कि आप लोग जो जानकारी देते हो क्या गारंटी है, एरा वगैरह बहुत सारे आपके कमेंट्स होते हैं। आप गलत नहीं हो क्योंकि आप डिप्रेस हो, है ना। तो आपकी बेचैनी जो है ना वो हम लोगों पे निकल जाती है, बड़े आसानी से आप लोग कुछ भी कह देते हो। लेकिन मसला ये नहीं है ना कि आप मुझे कुछ कह दो या मैं ही आपकी ज्वाइनिंग करा दूं, ऐसा तो नहीं होता ना। तो इस तरीके के कमेंट्स मत आप किया कीजिए। अगर हम कुछ पॉजिटिव बातें आपको बता रहे हैं तो उसके पीछे लॉजिक होता है। कल हमने बोला कि नीतीश कुमार जो हैं वो ऑर्डर दे रहे हैं कि बहाली प्रोसेस को आगे बढ़ाया जाए। माननीय शिक्षा मंत्री हैं
वो कॉपी करते हैं, उनके हर एक स्टेटमेंट कॉपी होते हैं। क्योंकि उनसे पूछिए शिक्षा व्यवस्था के बारे में, बिहार के बारे में बताए तो कहेंगे मुखिया साहब तो कह ही दिए हैं ना, हमारे नेता साहब तो बोल ही रहे हैं ना। ऐसा दुर्भाग्य है ना। तो ये बात आपके समझने योग्य है कि वित्त का रोना, वित्त मंत्री का मुख्यमंत्री आवास पे आना, शिक्षा मंत्री का आना, अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग के जो हैं उनका आना, सभी लोगों का आना और इस तरीके के स्टेटमेंट आ जाना और फिर वित्त मंत्री के द्वारा बाहर निकलने के बाद कुछ और जवाब देना। तो अभी क्या है ना, जो प्रोटेस्ट चल रहे हैं ना, ये प्रोटेस्ट वो चीज़ है जो आपको कहीं से कहीं पहुंचा सकती है। इस अगर हालात को आप समझिए तो आप क्या कहिएगा कि नोटिफिकेशंस वाकई में आ ही जाएगा। अब मुझे कुछ लोग कहेंगे कि कल आपने ही वीडियो में कहा था कि एकदम आ रही है। हाँ, मैंने सही कहा था, लेकिन मैं ये भी कहता हूं कि सब कुछ ठीक रहा तो, और ठीक नहीं दिखता है कभी कभी, क्योंकि ये बीच में वित्त का रोना। अब देखिए, कल चितरंजन गगन जी भी आए लाइव, तो उन्होंने भी कहा कि जो अंशांश होता है, जो हमारे शिक्षक के बीच में जो राज्य का और केंद्र का जो अंश होता है, तो अपना अंशदान भी सही से नहीं दे पा रहे हैं। तो ये बात उनको ये कहने का क्या मतलब है कि ये लोग एक तरफ बहाली की बात करते हैं और दूसरी तरफ पैसा का रोना दिखा रहे हैं। और मुख्यमंत्री के सामने अगर ये बात कह देना, यानी उनकी नज़रों में भी डाल देना कि पैसे की किल्लत हो रही है। तो लड़ाई अब STET में आप देखिए, माध्यमिक बहाली में आप देखिए, माध्यमिक बहाली में इतने सारे बच्चे हैं, 80,000 हैं, 11 वाले हैं, सभी लोगों की बात कहता हूं मैं। क्या ये सारे लोग अगर एक साथ सिर्फ नोटिफिकेशन के लिए लड़ाई करते, सिर्फ नोटिफिकेशन के लिए आगे बढ़ते, तो क्या ये उचित नहीं होता? एक नोटिफिकेशन की मांग के लिए अगर सभी लोग आगे आते हैं तो ये सबसे ज्यादा उचित है, क्योंकि हम आश्वस्त हो रहे हैं किसी के आश्वासन से, लेकिन उनके आश्वासन के बीच में कई सारे प्रॉब्लम हैं। अब माननीय वित्त मंत्री ने कहा कि ऐसी कोई मीटिंग थी ही नहीं। कहने का क्या मतलब है कि जो इंसान जो ये स्टेटमेंट दे रहा है वो अंदर जाकर के क्या खिचड़ी बनाया है ये कौन जानता है। अब जितने भी STET के कैंडिडेट हो, देखो यार, चाहे वो कैंडिडेट्स 11 वाले हैं, चाहे वो 20-19 नोटिफिकेशन वाले हैं, चाहे मेरिट है नॉट मेरिट है, मसला ये है कि तुम लड़ो। बहाली अब जिसकी भी होनी हो, जिस नियमावली पे होनी हो, लेकिन कुछ लोग अभी बेचारे 60-40, 80-20, STET मार्क्स, एनीथिंग, एकेडमिक्स, मतलब एरा वगैरह के चक्कर में पड़े हैं। और ये चीज़ें शायद अभी आपको नहीं करनी चाहिए। अगर आप सिर्फ 60-40, 80-20 या स्टेट या एकेडमिक जो कुछ के चक्कर में पड़ेंगे, तो आप अपनी बहाली को डिले करवाने के लिए बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं। और आप जाइए, आप देखिए, क्या RJD के नेता से आप जा करके कहते हैं बहाली के बारे में, कोई RJD का नेता कहेगा आपसे कि बहाली आपकी नहीं होगी? वो सीधे कहेगा 10 लाख रोजगार देने जा रहे हैं, है ना। JDU के नेताओं से मिल करके पूछिएगा, चाहे MP MLA कोई हो, कि बहाली कब होगी? शीघ्र होने वाली है। और ये चीज़ें जब आप BJP नेता से जाकर के मिलेगा, वो कहेगा कि बहाली होगी, अगर ये सब जुमलाबाजी है, कोई बहाली नहीं होने जा रही है। यही स्टेटमेंट सुनने के लिए तुम लोग बार बार नेताओं के पास जाते हो ना। और मैं जब कहता हूं तुम लोग या एरा वगैरह, पहली बात कि ये सब तुम्हारी जो शिकायतें होती है एक शब्द पे होती है, पर तुम्हारे जो मनसा है ना अभी वो सही नहीं है। क्या तुम्हें लगता है कि 80,000 STET कैंडिडेट सभी लोग महान हैं? जो बार बार नेताओं के पास अगर आप जा रहे हो कि आप सही है, तो आपके ये विचार, आपके जो ये स्टेटमेंट, आपके ये सोच और जिस ट्रैक पे चल करके आप बहाली प्रोसेस को ओपन करवाना चाहते हो, तो नेताओं से मिलने का सिलसिला तो आपने विगत 6 महीनों से कर रखा है। कुछ होता है? अब जब वक्त है कि आपको प्रोटेस्ट करना चाहिए, ये वक्त है जब आपको लड़ाई करनी चाहिए, ये समय है जब आप सही ट्रैक पे आगे बढ़ो और लड़ो। एक आखिरी लड़ाई तो लड़ सकते हो ना, लेकिन कुछ लोगों के भरोसे, अब प्राइमरी वाले को देख लो, उनको पता है कि अगर एक और सीटेट होता है तो कैंडिडेट्स की तादाद है काफ़ी बढ़ जाएगी। इस हालात में भी कैंडिडेट्स नहीं पहुंच रहे हैं, और वो हालात STET की भी है। STET के लोग को अभी प्रोटेस्ट करने की ज़रूरत है। हाँ, एक आखिरी लड़ाई जो सिर्फ नोटिफिकेशन के लिए, और उसके लिए वो तत्पर नहीं है और आगे नहीं बढ़ रहे हैं, है ना।
और नौकरी चाहिए। और अगर प्रोटेस्ट का डेट भी रखोगे तो सारे लोग प्रेजेंट नहीं होते, आएंगे नहीं, और बैठे बैठे सबको नौकरी चाहिए। कुछ लोग बीपीएससी एग्जाम्स में लगे हैं, कुछ लोग किसी चीज़ में लगे हैं। अरे 1000 लोग तैयारी करेगा तो किसी एक का बीपीएससी होगा, वो भी बाई लकली। मैं गारंटी कहता हूँ मेंस में तो तुम निकालोगे, इंटरव्यू में जाओगे, लक का खेल है। उनसे पूछो जो इंटरव्यू में छठे हैं, उनसे पूछो जो कई बार मेंस देने के बाद उनके मार्क्स को डिक्रीज किया गया है। एक बात बताता हूं मैं, यहां देखो नंबर सिस्टम का जो खेल है ना, जो कॉपी अगर बाई स्कैनिंग से की जाती है वो तो ठीक है, उसमें नंबर का हेर फेर नहीं है। लेकिन अगर रिटन फॉर्म में कोई एग्जाम्स देते हो, मैं डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूं, तो वो कॉपी किसी पर्सन के द्वारा किया जाता है, तो उसकी सोच, उसकी क्षमता और उसके विश्लेषण जो है उसी तरीके से उस कॉपी को जांच करता है। तो जो मेरे कहने का क्या मतलब है कि आप पीसीएस की तैयारी ना करो, ऐसा कुछ नहीं। आप हर वो चीज काम करो, लेकिन जो जॉब आपको मिलने वाला है उसे हाथ से मत जाने दो। ये जितना डिले होगा आपके लिए खतरनाक है। तो एक आखिरी लड़ाई लड़ो, इसमें पीछे मत हटो। अगर इसमें पीछे हट जाओगे तो सब कुछ बर्बाद कर दोगे। किसी के स्टेटमेंट पे ध्यान ना दो तो वो जो इंडिकेशन दे दिया है उस पर काम कर दो। तुम कोई नेता अगर स्टेटमेंट दे रहा है, इंडिकेशन कुछ दिया, तो उस पर वर्क करो। अब समझो, अगर बीजेपी तुम्हारे सपोर्ट की बात करती है तो उसका इशारा समझो। आरजेडी जेडीयू अगर ऐसे स्टेटमेंट देते हैं कि बहाली होगी और वित्त मंत्री रोने का बात करता है पैसे का, तो ये क्या है ना। कल नीतीश कुमार के स्टेटमेंट ओपनली तो नहीं पब्लिश किए गए, और जब आरजेडी के प्रवक्ताओं का अगर आपने भाषण सुना होगा तो उनके गुणगान कुछ और है, कोई कंफर्म नहीं बता रहा है। यानी कि नीतीश कुमार ने जो कहा किसी को पता नहीं है। वित्त मंत्री, शिक्षा मंत्री, अपर मुख्य सचिव, इनके बाद किसी को कुछ पता नहीं है ना। और आप जाते हैं प्रवक्ताओं के पास कि नीतीश कुमार ने जो कहा है वो हो जाएगा। अरे उसको पता है कि वो बताएगा, उसको पता है। हमारे हक की लड़ाई तो हम नहीं लड़ रहे हैं और दूसरे पे भरोसा कर रहे हैं। इस बात को समझिए और एक आंदोलन के लिए आगे बढ़िए, वरना सब कुछ चला जाएगा आपके हाथ में से। जो उम्मीदें किसी की बढ़ रही है ना, जिनके मार्क्स कम हैं, उनकी भी उम्मीदें खत्म हो जाएगी आने वाले वक्त में। अगर ऐसे टाइम किलिंग होता रहा तो आपका फीलिंग हो जाएगा अच्छे से। समझ रहे हैं? तो इस बात को अच्छे से समझिए और तात्पर्य हो जाइए कि सही डायरेक्शंस में क्या करना चाहिए और किस चीज़ के लिए लड़ाई लड़नी चाहिए।